हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हम इतिहास पढ़ेंगे। देखेंगे इतिहास में कब क्या हुआ, कहाँ से हमें स्रोत मिला सब कुछ जानने का और कैसे ये सब घटनाएं घटी, हमारे सामने कैसे आईं, ये सारी जानकारियाँ कहाँ से मिली, ये सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। हिस्ट्री के पहले चैप्टर में क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल शुरू होता है, इसी से ही लेसन शुरू होता है। रसीदा का सवाल है, रसीदा जो है बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। अखबार की हेडलाइन थी 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों आप बताइए कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा, ये आप कहाँ से जानकारी लाएंगे। तो हम यही सब जानेंगे कि ये क्या क्या होता है, कैसे प्राप्त होती हैं, हिस्ट्री के सोर्स कहाँ से हैं, हमें क्या क्या जानकारियाँ हिस्ट्री से मिलती है। हमारा इतिहास सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारे पास्ट से। तो दोस्तों कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था आप क्या करेंगे, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, जिस व्यक्ति को कुछ याद हो कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। तो वो उस व्यक्ति अगर कुछ समय की बातें तो बता देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले 100-150 साल वो नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए आप इतिहास देखते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जानते हैं दोस्तों, इसी के लिए इतिहास है और हम यही भूमिका बन रहा है यहाँ पे अभी इतिहास के लिए कि क्या कैसे और कहाँ पर हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ इतिहास। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं दोस्तों। देखिए पास्ट की बातें आपके सामने आ रही हैं, हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं हम। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। दोस्तों घरों तक का भी हमें पता चल सकता है कि कैसे घर होते थे उस समय, प्राचीन समय में। हम आकेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। दोस्तों खेल भी पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या खेल होते थे, कौन सी कहानियाँ सुनाया करते थे, उनकी दादी दादी उन्हें कौन सी कहानियाँ सुनाते थे या उनके सब्जेक्ट में क्या कहानियाँ होती थी, वो पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे। ये सारे स्रोत आपको इतिहास से मिलते हैं और ये इतिहास की भूमिका बन रही है दोस्तों। अभी कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से वे गीत गाया करते थे, सब कुछ हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते, तो मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 पे आएगा आपको, नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो दोस्तों नर्मदा नदी अब आपको मिलता है आपका टॉपिक। ठीक है, तो नर्मदा नदी दोस्तों देखिए एमपी की एक स्पेशल नदी है। ठीक है दोस्तों, तो कई लाख वर्ष पहले से जो लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो दोस्तों आप जानते हैं प्राचीन समय की जितनी भी सभ्यताएं बनी हैं, वे सभी सभ्यताएं हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिली हैं। क्यों नदियों के किनारे मिली है, क्योंकि नदियों के किनारे इन्हें क्या है, हर चीज़ अपनी सुख सुविधाओं से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, पानी से क्या है खेती कर लेंगे, रहने के लिए हर चीज़ के लिए जो आवश्यक होता है वो है नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में दिया है। नर्मदा नदी दोस्तों देखिए एमपी की स्पेशल नदी है जो इधर गिरती है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है और ये गिरती है आपकी कहाँ पे, अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी के बारे में भी आपने जान लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब तुम पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो दूसरा टॉपिक आपको मिल गया,
पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। तो ये सब कुछ हम लोग मैप में देखेंगे दोस्तों। अभी हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो दोस्तों गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। और अब देखिए उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू जो है बनाना शुरू किया। तो पशु उनके क्या है हुए, भेड़ बकरी गाय और बैल, ये गांव में रहते थे। अब उसके बाद देखिए क्या है, उत्तर पूर्व में, अब आपका मानचित्र देख लीजिए, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में ये गारो खासी जयंतिया वाला गारो, ठीक है दोस्तों। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने कह रहा है आपको मानचित्र देख के। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो दोस्तों देखिए गेहूं और जौ, आप नोट्स बनाते रहिए। अब गेहूं और जौ जो है आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाएंगे, यहाँ पे वहाँ पे है। और जो गारो और मध्य विंध्य की पहाड़ियाँ जो हैं भारत में, तो यहाँ पे चावल उपजाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नोटेड पॉइंट मिला आपको। अब देखिए मैप देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकली है मानसरोवर से। अब उसकी सहायक नदियाँ झेलम चिनाब राप्ती सतलज, ये ब्यास, ये सारी नदियाँ अरब सागर की तरफ गिरती हैं। देखिए यहाँ पे है काबुल नदी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। दोस्तों यहाँ पे आपके क्या है, जौ और गेहूँ की फसलें हैं, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे चावल की कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, देखिए ये विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं आपको दिखी, और गारो क्षेत्र यहाँ पे है। ये क्षेत्र चावल के लिए विख्यात है, आज भी विख्यात है, उस समय भी विख्यात था। प्रचुर मात्रा में तब भी पाए जाते थे चावल वहाँ पे, और अब भी पाए जाते हैं। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, देखिए ये इधर से निकल के बंगाल खाड़ी में चली जाती है, गंगा नदी से मिलके, फिर महानदी, गोदावरी, दक्कन, ये सारी जो है नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, पश्चिमी घाटी, देखिए ये आपकी पश्चिमी घाटियाँ, ये टुकड़े टुकड़े में आपके पूर्वी घाटी क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों आगे क्या होता है। अब देखिए लिखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करिए, ये आपके लिए दिया है। तो दोस्तों हमने देखा कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, रावी, चिनाब, ये देखिए सिंधु की सहायक नदियाँ ये, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सब आप नोटेड डाउन करते रहिए। सिंधु सहायक नदियाँ जो हैं उनकी, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ था। तो दोस्तों सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, एक बड़ी नदी में मिलती है छोटी नदी, ठीक है। ये हुई छोटी छोटी नदियाँ जितनी भी मिलती हैं इधर उधर के आके, तो होती हैं सहायक नदियाँ उस बड़ी नदी की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का आपको पता लगाना है। तो सोन नदी दोस्तों दक्षिण में आके मिलती है गंगा से। तो हम देखते हैं गंगा में सोन नदी कहाँ से मिली है। देखिए दोस्तों ये है सोन नदी, जो बिहार में जाके पटना के पास ये मिल जाती है गंगा से, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा दक्षिण से मिली। अब देखिए गंगा की सहायक नदियाँ और भी हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध
यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध दोस्तों आप जानते हैं सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था उस समय। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। सभी राज्यों को वो मिला लिए और एक विशाल राज्य बनाए। तो वो राज्य कौन सा था? साम्राज्य मगध था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। फिर देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। ठीक है दोस्तों, अतः कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो दोस्तों पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ छोड़ के अपना जाना पड़ता था, क्योंकि आपदाएं आ जाती थी। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जब उन्हें अपना राज्य विस्तारित करना रहता था तो वे दूसरे राज्यों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी जो है काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे वे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी जाते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। तो दोस्तों आप जानते हैं कोलंबस, वास्को डी गामा, ये लोग क्या है, रास्तों को, नई जगहों को ढूंढने जाते थे। ऐसे ही बहुत से लोग उस समय घूमने भी जाते थे, ढूंढने जाते थे। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं आप बताइए दोस्तों, आज क्यों करते हैं? तो एक बार फिर से मान लीजिए, तो एक देखिए आप, उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जैसा ऐसा है, जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे बस गए। सॉरी दोस्तों, तो कुछ लोग क्या है, बाहर से भी आए और क्या हुआ कि वे फिर वापस नहीं जा पाए। किन्हीं कारणों से वे वापस नहीं जा पाए और यहीं पे बस गए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता था। ऐसे ही नए लोग पुराने लोगों में मिल जाते थे, तो उस जगह की जनसंख्या इधर आ जाती है, इधर के लोग उधर चले जाते हैं, तो एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है, बहुत कुछ नई नई बातें पता चलती हैं। ठीक है, लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे एक जैसे लोग रह रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरे जगह के लोग आके रहने लगे। तो क्या हुआ, जब ये लोग यहाँ रहते थे तो जो भी खान पान या जो भी रहन सहन, खेती, हर चीज़ें थी, तो वो लोग जब यहाँ आके बस गए तो वही चीज़ वो लोग यहाँ किए, तो यहाँ के लोग जान गए। फिर क्या हुआ, यहाँ के लोग फिर कहीं और गए तो वहाँ के लोग उसको जान गए। तो ये था उस समय जानकारी को प्रदान करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, लोग इधर से उधर होते थे, तो वहीं पे लोग, कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग आगे और बढ़ते थे। तो ऐसे क्या है, जानकारियाँ बढ़ती गई। अब देखिए देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है दोस्तों, आपको फिर से मिला आपका टॉपिक। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में आप यूरान और यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों, तो जो ईरानी और यूनानी आए उन्होंने सिंधु को हिदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी
उसे इंडिया कहा। तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, आपको अपने देश भारत के नाम कहाँ से प्राप्त हुए उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, नोट बनाते रहिए आप। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ताड़पत्र एक है। यह पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को आप यहाँ देखिए, ये है पांडुलिपि। देखिए दोस्तों, यही सब स्रोत हमारे हैं इतिहास के। कुछ बहुत प्राचीन स्रोत हैं, कुछ नए हैं। अब देखिए दोस्तों, अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। तो दोस्तों, आपको फिर से आपका टॉपिक मिला, पांडुलिपि क्यों कहलाती थी? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, मेनू से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। हाथ है, इससे निकला हुआ यह है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से भोजपत्र पर लिखी गई है। तो दोस्तों, पेड़ का नाम क्या है? भोज है, और यह हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसे पांडुलिपि कहते थे। यह मैन्युस्क्रिप्ट से निकली है, जो मेनू से, लैटिन भाषा के मेनू शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा लगभग कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो सब्जेक्ट देखिए, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान और सभी प्रकार के विषयों की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में कई लिखे हुए हैं, जबकि कुछ अन्य जो हैं प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। जो आम लोग वहाँ के रहने वाले थे, उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थे। अब आगे देखते हैं हम। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं हम। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा लिखा करते थे। दोस्तों, आप कहीं भी देखिए गए हों घूमने, तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को आज भी मिल जाता है। ऐसे कहीं भी खुदवा के लिखा गया है, कहीं दीवारों पे, तो कहीं पे ताम्रपत्रों पे, या फिर स्तंभ कुछ खुदवाए गए हैं पुराने समय के लोहे के। उस पर उन्होंने, राजाओं ने अपने विजय के सन को और भी बहुत चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को उस पर दर्शाया है। तो देखिए दोस्तों, ये सब आपके सामने है। तो क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो ये आप बताइए कमेंट में दोस्तों। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी
और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं को और उसके बारे में जानकारी देता है, पढ़ लेता है, वही पुरातत्वविद होते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों, ये देखिए मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसका जो है वो अध्ययन करते थे। ये ताम्रपत्र है। देखिए बाएं साइड में प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है, ये वाला। इसका पूर्व क्या है? इस तरह के पात्रों का 4700 वर्ष पूर्व होता था। और यह चांदी का पुराना सिक्का देखिए आप। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अब देखते हैं दोस्तों, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते थे। क्या पुरातत्व क्या करते थे? किसी भी स्थान पे उन्हें जहाँ से जानकारी मिली या कोई किसी ने देखा, वो बुलाते हैं लोग, ज़्यादातर तो ऐसे भी मिले हैं, तो वे क्या करते हैं? सावधानीपूर्वक आभूषणों, सिक्कों इसकी प्राप्ति करते हैं, खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो दोस्तों बहुत से चीज़ें पाई गई, मिट्टी से भी बनी चीज़ें पाई गई, कुछ गल गई, कुछ टेराकोटा की चीज़ें पाई गई, कुछ हैं, कुछ टूटी हुई अवस्था में आपको संग्रहालय में देखने के लिए मिल जाती हैं। लगभग संग्रहालय में काफ़ी संचय रहता है इन सब का, तो आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। अब देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में संचित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता चल जाता था कि वे क्या खाते थे, उनका खान पान भी पता चल गया। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तो आप बताइए, क्या कपड़ों के भी उन्हें अवशेष मिले होंगे या फिर वे सड़ गए होंगे? तो दोस्तों देखते हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके और अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार, पुरातत्वविद सब मिले हैं। देखिए दोस्तों, इनका कार्य लगभग समान है। अतीत एक या अनेक। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती थी किसी एक चीज़ को लेके, तो वहाँ पे अनुमान भी लगाया जाता था। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप के लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। तो अंडमान निकोबार के द्वीप क्या क्या खाते हैं दोस्तों?
वो अपना भोजन मछलियों को बनाते हैं शिकार करके, या कुछ भी फल फूल समुद्री जो होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देखिए आप दोस्तों, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। दोस्तों वहाँ भी संचार की व्यवस्थाएं थीं, लोग दूर दूर तक सामान ले भी जाते थे। अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग खान पान रखते थे। नदियों किनारों के लोग मछलियाँ पकड़ कर खाते थे, और मैदानी क्षेत्र के लोग फल फूल और सब्जियाँ बोते थे, वे खाते थे। तो भोजन दोस्तों अलग अलग था, सबका एक प्रकार से नहीं था। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हमें पता नहीं चल पाता अगर ये स्रोत हमें नहीं मिल पा रहा होता। जबकि शिकारी मछुआरे जो हैं, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब जो छोटे लोग हैं, अब वे नहीं लिखेंगे छोटी छोटी चीज़ें कि आज हमने शिकार किया, हमने ये चीज़ जुटाया, हमारे अनाज में इतने अनाज हैं। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखेंगे। बड़े बड़े ये शौक़, जो बड़े बड़े शौक़ भी राजाओं के ही होते थे कि आज ये जीता, ये राजा जीता, मिलाया, तो इसलिए वो सब प्राप्त हुए। बाकी ये चीज़ें जो हैं हमें ऐसे ही प्राप्त हो गई अवशेषों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त जानकारी हमें मिल चुकी है, अभी भी बहुत कुछ है हमारे इतिहास में जो हमें अभी जानना है, और खोजबीन आज भी जारी है, और ये तब से लेकर अभी तक चली आ रही है। तो दोस्तों देखते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछता है तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह जी थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व कहलाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों आपसे हम जो भी पढ़ेंगे वो 2000 तिथि जो है उसके बाद का मानते हुए पढ़ेंगे। आरंभिक बिंदु हमारा क्या होगा, 2000 होगा। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास और तिथियां। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता था। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो, और एडी का मतलब होता है एनो डामिनी। तो नोट कर लीजिए दोनों दोस्तों, एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसी ई लिखा होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग मिलता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा आपके लिए, ये लिख लीजिए यहाँ पे बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डामिनी, इसका शब्द का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
आप ये देखिए अपने से करिए अब इसको, ठीक है दोस्तों। जैसे नर्मदा नदी है तो इसको आप क्या कहाँ मिलाएंगे, नर्मदा घाटी को मिलान करिए दोस्तों। मगध को आप कैसे मिलाएंगे, गारो पहाड़ियाँ, ये सब आप पढ़ के मिलाइए, अपने से मिला के आप कमेंट करिए, देखिए आपको कितना समझ में आया। जैसे मगध एक प्राचीन समय का बहुत बड़ा जो नगर था, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। इसी तरह बाकी आप मिला के देखिए कहाँ कौन सा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इससे आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए कितना आपको याद हुआ। तो कई बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ वर्ष क्या है, 8000 वर्ष पूर्व है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। ये तिथियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और वर्तमान लगभग 200 वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम इतिहास का नेक्स्ट लेसन देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। और आपको हर एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।